नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा करेंगे हम अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि जो खालिस्तानी के अतिवादी हैं वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 अतिवादी मारे गए और इनका कनेक्शन पंजाब में हुए हाल में ग्रेनेड हमले से है। तो यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये 3 खालिस्तानी अतिवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे कि कैसे ये सारा इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और ये भी कि क्या बदले हालात में खालिस्तानी तत्व जो हैं वो एक बार फिर से सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं क्या। और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी खास मेहमानों के साथ और वो खास चर्चा होगी दिल्ली की राजनीति को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर सिलसिलेवार आरोप लगाए, इसके लिए बाकायदा आरोप पत्र जारी किया है और तमाम बातों का जिक्र किया है। तो क्या है सच्चाई और दिल्ली की राजनीति में ये आरोप पत्र कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, इस पर करेंगे खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद फिर बात होगी कि संभल में लगातार सच सामने आ रहा है, सच्चाई की परतें लगातार खुल रही हैं, लेकिन कुछ लोगों को परेशानी है और ये परेशानी वो खुदाई पर सवाल उठाकर, तो खुदाई पर सवाल क्या सच्चाई पर सवाल नहीं है, इस पर भी करेंगे बात। होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 71,000 से भी ज्यादा युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। पीएम ने कहा युवाओं की प्रतिभा का उपयोग करना सरकार की प्राथमिकता। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान तेज। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जारी किया आरोप पत्र। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, यमुना की सफाई और भ्रष्टाचार जैसे मूलभूत मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकी मुठभेड़ में ढेर। आरोपियों ने पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से किया था हमला। उत्तर प्रदेश के ही संभल में लगातार सच्चाई आ रही है सामने। खुदाई के दौरान मिली बावड़ी का काम आज भी जारी, लेकिन खुदाई पर अखिलेश यादव और कांग्रेस ने सरकार को घेरा और उठाए गंभीर सवाल। और उत्तर भारत में अब शीतलहर का कहर जारी। हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों तक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। तो दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हुई बूंदाबांदी से गिरा पारा। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में खालिस्तानी अतिवादी मुठभेड़ में ढेर हो गए। पंजाब में खालिस्तान अतिवादियों के मंसूबे नाकाम हुए हैं। पंजाब के खालिस्तानी अतिवादियों के दरअसल पंजाब के सरहदी इलाके में बीते 1 महीने में 8 ग्रेनेड हमले हुए हैं। इनका हमलों का निशाना मुख्य रूप से पुलिस चौकी और थाना रहा। खालिस्तानी आतंकी संगठन पंजाब में पैर जमाने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स सहित टेरर मॉड्यूल को आज मुंहतोड़ जवाब दे दिया। गुरदासपुर में ग्रेनेड हमले में शामिल 3 संदिग्ध आतंकी को सुबह सुबह यूपी और पंजाब की संयुक्त टीम ने एक मुठभेड़ में मार गिराया। बताया गया कि पीलीभीत में दबिश देने के लिए पहुंची पुलिस टीम पर गोलीबारी करके भागने की कोशिश इन लोगों ने की, लेकिन पुलिस फोर्स ने उनकी एक भी चाल कामयाब नहीं होने दी। खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स प्रतिबंधित संगठन है जिसका लक्ष्य क्या है, संप्रभु खालिस्तान। वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं। बदले दौर में पंजाब में छिटपुट हिंसा को अंजाम देकर यह संगठन पैर पसारने की कोशिश कर रहा था। पंजाब में जो बीते दिनों 8 ग्रेनेड हमले हुए, उनके आरोपियों की पहचान की गई। तो पंजाब पुलिस का मानना है कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार भेजे गए थे। पाकिस्तानी आईएसआई की करतूतों की गवाही भी ये हथियार दे रहे हैं, क्योंकि उस पर ऐसे निशान मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि ये हथियार तो पंजाब में पाकिस्तान से आए हैं। तो उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि पंजाब से अपराधियों के पीलीभीत पहुंचने की खबर के बाद
पुलिस के साथ आज सुबह मुठभेड़ हुई। ये अपराधी पंजाब राज्य के ही रहने वाले हैं और जैसे ही इनके मूवमेंट की सूचना यहाँ प्राप्त हुई थी, हम लोगों ने इनको इंटरसेप्ट किया और उस दौरान जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुए उसमें ये घायल हुए। इनको हम लोग अस्पताल ले गए और जहाँ इनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तो ये जानकारी आपको प्रशासन की तरफ से दी गई कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, लेकिन थोड़ी और जानकारी, विस्तार से जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता रामेंद्र सिंह के साथ, जो लखनऊ से हमारे साथ सीधे इस समय जुड़ चुके हैं। रामेंद्र, थोड़ा और विस्तार दीजिए। वैसे तो उनकी बाइट जो डीजीपी की थी वो हमने सुनवाई, थोड़ा विस्तार ये दीजिए कि ये पीलीभीत में कैसे पहुंच गए और कैसे ये सुराग मिला। लालचंद जी, अगर आप पुराना इतिहास देखें कि पंजाब में जब आतंकवाद चरम पर था तो लखीमपुर, पीलीभीत, सहारनपुर में बड़ी वारदातें थी। कई लोगों की हत्याएं कर दी गई थी, बस में बम लगा दिए गए थे। तो वो इलाका भी पंजाब से सहारनपुर, हरियाणा और पंजाब से जुड़ता है, तो सहारनपुर को रूट इस्तेमाल करते हैं और पीलीभीत और लखीमपुर में आश्रय था। लेकिन हमें लग रहा है इनको ये नहीं पता था कि पिछली सरकारों का दौर नहीं है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है और गलत ट्रैक पर चले आए। जैसे डीजीपी को पुलिस कार्यालय को सूचना मिली पंजाब पुलिस से कि पूरनपुर इलाके में आतंकवादियों की लोकेशन मिली है, तो डीजीपी स्वयं मॉनिटरिंग हो रही थी, इनके कैंप कार्यालय से मॉनिटरिंग हो रही थी, एक एक पल की सूचना ली जा रही थी। एसपी को स्वयं भेजा गया, जो एसपी थे पीलीभीत के, एसटीएफ को लगाया गया, अगल बगल के थानों की फोर्स लगाई गई और ये तय हुआ कि किसी भी दशा में इनको निकल के नहीं जाने देना। पंजाब पुलिस को भी बुलाया गया कि वो स्थिति को देखते रहें। और जैसे ही वहां से निकले, ट्रेस हुआ, इन लोगों ने फायरिंग की। जब उनको रोका गया एक बने पुल पर, तो फायरिंग शुरू कर पुलिस की फायरिंग में मारे गए। इसमें 2 सिपाही भी घायल हुए हैं, लेकिन वो खतरे से बाहर है। तो ये पूरा कार्यक्रम रहा। और देखिए, मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि एक चौराहे पर कोई अगर घटना होती है तो दूसरे चौराहे पर वो ढेर मिलना चाहिए। तो सरकार की तरफ से बड़ा स्पष्ट संदेश है पुलिस को कि अपराधी बचना नहीं चाहिए। और ये तो देश के लिए आतंकवादी है, तो देश के अपराधी है, ये कोई सामान्य घटना के अपराधी नहीं थे। तो ये उत्तर प्रदेश से कैसे बच के जाते? जो होना था वही हुआ इनके साथ। लालचंद, बिल्कुल, जिस तरह से ये जो 3 अतिवादी जो ढेर हुए हैं रामेंद्र, इनका कनेक्शन बताया जा रहा है कि हाल में जो पंजाब में ग्रेनेड हमले हुए, ख़ास तौर पर थानों पर, पुलिस चौकी पर, उसमें ये शामिल थे। इसके बारे में क्या और विस्तार से कुछ जानकारी मिल पाई है कि ये बिल्कुल पुख्ता पहचान हुई है कि ये लोग उसमें शामिल थे क्या? पंजाब पुलिस ने इनको चिन्हित किया और पंजाब पुलिस ने बताया कि ये उस हमले में शामिल थे और इनका इंटरनेशनल कनेक्शन है। ये दुनिया के अन्य देशों के साथ कनेक्ट है, हथियार वगैरह की तस्करी वहाँ से होती है और उनके इशारों पर एक कार्रवाई कर रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि ये बड़े कम उम्र के लोग हैं, 25, 24, 18 साल के लड़के हैं, जिनको गुमराह करके भेजा गया। लेकिन अगर ये घटनाएं, अगर इनको नहीं मारा जाता तो इस तरीके के और लोग इनके साथ जुड़ते। तो सरकार का अपना काम है, प्रशासन का अपना काम है, और जो भी राष्ट्र के विरोध में खड़ा होगा, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो उसकी यही स्थिति होने वाली है। पंजाब पुलिस ने चिन्हित कर लिया है, तीनों वही लोग हैं जिनको चिन्हित किया था, जो आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त थे और जिनका पाकिस्तान और अन्य देशों के साथ कनेक्शन था। तो ये सारी चीजें अब तक स्पष्ट हो चुकी हैं। लालचंद, बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है रामेंद्र, पंजाब पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये कार्रवाई हुई है। आकांक्षा सक्सेना भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं चंडीगढ़ से। आकांक्षा, किस तरह से पंजाब पुलिस ने ये निशानदेही की, और जो सवाल अभी मैंने रामेंद्र से पूछा था उसका कंफर्मेशन आपसे भी चाहूंगा कि हाल में जो पंजाब में ग्रेनेड हमले हुए हैं उसमें ये सब शामिल थे, इसकी पक्की निशानदेही हो गई है क्या, पक्की पहचान हो गई है क्या? जी लालचंद जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि नवंबर से लेकर अभी तक जो है 8 धमाके हो चुके थे और ये जो धमाके हुए थे ये सारे के सारे जो थाना परिसर हैं और क्षेत्र हैं उनके आसपास हुए थे। तो कहीं ना कहीं देखें तो एक मोडस ऑपरेंडी थी, उनका एक मॉड्यूल था एक तरीके का, जिस तरीके से वो काम कर रहे थे और सिर्फ जो थाना क्षेत्र था उसी को ही उन्होंने टारगेट किया हुआ था।
मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अजनाला में और अमृतसर में भी ऐसी घटनाएं हुई, गुरदासपुर में भी हुई। तो कहीं ना कहीं ये बॉर्डर एरियाज थे और जिस तरीके से जो इस हथियार ग्रेनेड यूज हुए हैं, जिस तरीके से RDX यूज हुई है, कहीं ना कहीं वो जो है पाकिस्तान से आई गई हैं, क्योंकि उसमें आपने बताया कि जिस तरीके से कि पाकिस्तान के उसमें स्टैंप भी लगी हुई है पाकिस्तान आर्मी की। और कहीं ना कहीं ये जो जिस तरीके के ब्लास्ट थे और जो हथियार यूज किए गए थे, जो ग्रेनेड यूज किए गए थे, ये बॉम्बे ब्लास्ट में भी यूज किए गए थे। और अन्य जिस तरीके की जो ये मिलिटेंट्स द्वारा जो पहले भी जो है ये इस तरीके की चीजें इस्तेमाल की गई हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो है ये खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स जो है वो सीधा चुनौती जो है वो पंजाब सरकार को और पुलिस को दे रही है। जिस तरीके से टेरर अटैक हो रहे हैं एक के बाद एक, तो पुलिस जो है वो काफी दिनों से इसके पीछे लगी हुई थी। और जिस तरीके से आपने पूछा कि ये 3 लोग जो थे क्या ये इन्वॉल्व थे कि नहीं थे, तो सारे ही ब्लास्ट जो है इन्वेस्टिगेट हुए थे, चाहे CCTV से हो चाहे किसी भी तरीके से। और उसके बाद ही ये जीरो हुआ था कि ये तीनों लोग जो हैं ये इस ब्लास्ट में शामिल थे। आकांक्षा, जिस तरह से कि हमने देखा है कि बदले दौर में चाहे सेना के ठिकाने रहे हों, पुलिस के ठिकाने रहे हों, उन ठिकानों को खास तौर पर पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में निशाने बनाए गए हैं। क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से वैसे अतिवादी संगठन फिर से पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं सीमा पार से सहारा भी मिल रहा है, क्योंकि हथियारों पर निशानदेही हुई है कि ये हथियार बाहर से ड्रोन के जरिए आए हैं? जी, आप लालचंद जी बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही होगी कि आप अगर आपको कुछ याद हो तो पुलिस के हेडक्वार्टर्स में मोहाली में भी एक ग्रेनेड अटैक हुआ था जब आम आदमी पार्टी की ही सरकार थी। और उसके बाद भी हमने देखा कि काफ़ी सारी वारदातें हुई हैं, चाहे वो लोगों के ऊपर हमला हो, चाहे फिरौती मांगने की बात हो। तो क्राइम जो है वो कहीं ना कहीं पंजाब में बढ़ता नजर आ रहा है। और जिसकी जो ख़त्म हो चुका था, खालिस्तान मूवमेंट जो खत्म हो चुकी थी, कहीं ना कहीं वो रिवाइव होती दिख रही है। चाहे बॉर्डर के एरियाज में अभी तक सक्रिय है, पर फिर भी किस तरीके से वो ड्रोन से भी इस तरीके सामान भेज सकते हैं, क्या कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है सरकार के सामने। चाहे उन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशन में इन तीनों आतंकवादी को न्यूट्रलाइज किया है, पर जिस तरीके की वारदातें हैं और नवंबर से लेकर दिसंबर मतलब 1 महीने के अंतराल में ही अगर इतनी वारदातें हो रही हैं, तो ये बहुत वर्risome है, ये बहुत चिंता की बात है। बिल्कुल ये चिंता की बात है। सीधे रामेंद्र का रुख करता हूं। रामेंद्र, ये बताइए, 3 अतिवादी ढेर हुए हैं, क्या सूचना थी 3 ही थे या और भी थे? क्योंकि वो भागने की कोशिश तो कर रहे होंगे। क्या 3 ही अतिवादी थे, सारे के सारे ढेर हो गए, या वहां पर कुछ और लोगों की निशानदेही हुई थी? नहीं, पंजाब पुलिस ने 3 लोगों की सूचना दी थी उत्तर प्रदेश पुलिस को, और उन तीनों को चिन्हित किया गया और तीनों ढेर कर दिए गए। लेकिन अभी एक जो पंजाब का कनेक्शन है, जिनके सहारे आए, कहाँ रुके हैं, किन मोबाइल नंबर पर बात किया है, कौन से सिम यूज हुए हैं, वो सारा डिटेल्स खंगाला जा रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसने शरण दी उनको और कैसे उत्तर प्रदेश तक आए। तो ये चेन भी पुलिस तलाश रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर पंजाब में कोई इस तरह घटनाएं बढ़ती तो उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में ना दिखे जो पहले दिखा था। तो पुलिस उस पर काम कर रही है और जल्दी ही वो लोग भी दायरे में आ जाएंगे जिन लोगों ने संरक्षण दिया, जिन लोगों ने यहाँ रहने के स्थान दिया और जो घटना कारित करने के बाद जानते हुए उनको रहने दिया, तो वो लोग भी चिन्हित होंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये बात भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने कही है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले वाली बात रही नहीं है। सरकार बदली है, पुलिस की कार्य पद्धति बदली है, पंजाब पुलिस ने निशानदेही की और उसके बाद वहां पर निशानदेही करके निपटा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र सिंह आपका, और आकांक्षा सक्सेना आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से पंजाब के अतिवादी संगठन के 3 अतिवादियों को आज सुबह सुबह ढेर कर दिया ज्वाइंट ऑपरेशन में। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आज की खास चर्चा करेंगे कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा एक आरोप पत्र जारी किया है आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ। क्या क्या मुद्दे हैं, कितना बड़ा मुद्दा ये बनेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, इसी पर खास चर्चा खास मेहमान के साथ करेंगे। अभी वक्त है ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। देश की उन्नति जिनके हाथों लिखी जा रही, जिनके कठिन परिश्रम से फसलें लहलहा रही,
उन किसानों को कृतज्ञ भारत करता है नमन। विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार हमारे किसान है। पीएम किसान योजना के तहत 3.46 लाख करोड़ रुपए, फसल बीमा योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए, MSP हेतु 2 लाख करोड़ रुपए, कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को सरकार द्वारा आवंटित किए गए हैं। देश राष्ट्रीय किसान दिवस मना रहा है और भारत सरकार कृषि एवं किसानों के उत्थान के लिए निरंतर अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रही है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम खास चर्चा करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ। और आज का मुद्दा है दिल्ली की राजनीति में आरोप पत्र। बीजेपी बाकायदा चार्जशीट लेकर आई है, वो चार्जशीट हम आपको दिखवाएंगे, लेकिन पहले कुछ बड़ी बातें। ये आरोप पत्र बीजेपी ने जारी किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार चुनावी समर में अपने एजेंडे के साथ कूद पड़े हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, आम आदमी का अस्पताल यानी कि वो जो मोहल्ला क्लिनिक, उसके बाद अपनी बहुप्रचारित योजना महिला सम्मान योजना को लेकर केजरीवाल अब खुद मैदान में उतर आए हैं। अपनी विधानसभा सीट नई दिल्ली के किदवई नगर में केजरीवाल घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं महिलाओं की। मिस कॉल देकर रजिस्ट्रेशन करने का ये तरीका भी बड़ा अनोखा था। आम आदमी पार्टी का दावा है कि लगभग 40 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे, और सरकार अगर बन गई फिर से तो ये रकम 2500 रुपये हो जाएगी। तो वोट के बदले नोट का ये तरीका पंजाब में भी लाया गया था, याद कीजिए, लेकिन ये योजना आज तक जमीन पर उतर नहीं पाई मान सरकार के दौरान। तो सवाल ये है कि क्या केजरीवाल राजनीति में इसे जीत का फॉर्मूला मानते हैं? उससे बड़ा सवाल यह है कि वादे की झड़ी लगाकर क्या केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त हो सकते हैं? क्या अगले साल फरवरी में दिल्ली में चुनाव होने हैं। केजरीवाल ने अपने तीसरे टर्म के लिए खटाखट इकोनॉमी को ही जीत का फॉर्मूला मान लिया है, लेकिन बीजेपी उनके हर एजेंडे की पोल खोलने के लिए मैदान में डट गई है। कड़ाके की ठंड में भी बीजेपी ने दिल्ली के राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ आज बीजेपी ने चार्जशीट लोगों के सामने रख दी। पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता अनुराग सिंह ठाकुर सहित दिल्ली प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने आरोपों की एक लंबी सूची गिनाई है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली को लंदन बनाने का दावा करने वाले केजरीवाल आज दिल्ली को सबसे प्रदूषित सिटी का तमगा लगा चुके हैं। 100 करोड़ रुपए के शराब घोटाले ने केजरीवाल के कट्टर ईमानदार वाली छवि की पोल खोल दी है। बीजेपी नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, ये चार्जशीट अरविंद केजरीवाल सरकार की 10 साल के भ्रष्टाचार के सबूत हैं। आपके वादे भ्रमित करने वाले हैं। दिल्ली में कचरे का पहाड़ है, जनता बेहाल है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली का दावा करने वाले केजरीवाल के 8 मंत्री और 15 विधायक जेल जा चुके हैं। केजरीवाल के शीश महल जैसे दर्जनों आरोप को बीजेपी ने पाप की हांडी बताया। तो जाहिर है कि दिल्ली का चुनाव इस बार बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। केजरीवाल बेल पर है, लेकिन दावा मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर से संभालने को लेकर कर रहे हैं। तो दिल्ली के जो पूर्व सीएम और अगले सीएम बनने की पूरी तैयारी में जो है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनावी घोषणा में कहा कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए दिल्ली का नागरिक होना जरूरी है। जो हमारी टीम्स घर घर जाएंगी वो दोनों योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगी, संजीवनी योजना का भी और महिला सम्मान योजना का भी। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दिल्ली का वोटर होना आवश्यक है, तो सब लोग अपने अपने घर में अपना वोटर कार्ड तैयार रखें। और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार घोटालेबाजों की सरकार बन गई है, जिसने सदैव खालिस्तानियों का खुला समर्थन किया है। इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला, ऐसे 9-10 घोटाले इन्होंने कर दिए। 10 साल में 10 घोटाले कर दिए।
इनकी चुनावी रैलियों में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे। पंजाब चुनाव में किन खालिस्तानी समर्थकों के खुला समर्थन आम आदमी पार्टी ने लिया, और अब जिसको अरविंद केजरीवाल ने अपना सीट पर बिठाया है, ऐसी आतिशी जी के माता पिता तो 4 कदम और लांग गए। आरती जी जो संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु हैं, जिसको देश की जनता चाहती थी कि फांसी पर चढ़े, लेकिन आतिशी के माता पिता चाहते थे उनको फांसी की सजा माफ हो जाए। और सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी केजरीवाल पर हमला कर रही है। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के फाइलों पर हस्ताक्षर पर भी रोक लगा रखी है और वो सीएम की कुर्सी के सपने देख रहे हैं। मुख्यमंत्री तो ऐसे भी नहीं बन सकते, वो तो उनके लिए विधायकी बनना मुझे नहीं लगता संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कोर्ट से इनको बेल दी तो कहा आप कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, आप किसी अधिकारी की मीटिंग में नहीं जा सकते, आप दफ्तर नहीं जा सकते। अगर आप दफ्तर नहीं जा सकते, फाइलें नहीं पढ़ सकते, अधिकारियों से नहीं बात कर सकते, तो मुख्यमंत्री करेगा क्या? दिन भर सड़कों पर डोलेगा क्या? ये सवाल तो है, जायज सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो हर चीज पर रोक लगा रखी थी और शायद इसी के लिए अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी भी पड़ी थी। ये बात अलग है कि आतिशी जी ने आज भी वो कुर्सी खाली रखी हुई है। खैर, जो आरोप लगे हैं बीजेपी के तरफ से, कौन कौन से बड़े आरोप हैं और कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। यासिर जिलानी जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। परविंदर सिंह सेठी जी, राजनीतिक विश्लेषक और आम आदमी पार्टी के समर्थन में बड़ी मजबूती से बात रखने वाले। बहुत बहुत स्वागत यासिर भाई, और आपका परविंदर सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं चर्चा को जरा विस्तार देता हूं। विनोद जी, हम लोग तो दिल्ली की समस्याओं पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। सवाल ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको सिलसिलेवार डॉक्यूमेंटेड कर दिया है। दूसरी बात ये कि जो अरविंद केजरीवाल की कोशिशें हैं, हमने ये देखा, अगर मान लीजिए गर्मी का दिन है तो पानी नहीं आ रहा, ये समस्या है। बरसात का दिन है तो पानी इतना जमा हो गया, वो समस्या है। और कूड़े का पहाड़ तो मुझे लगता है पूरे साल के लिए समस्या है। ऐसी ना जाने कितनी समस्या है। क्या अरविंद केजरीवाल जो फ्रीवी का नेक्स्ट लेवल है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, उसके बाद अब अगला लेवल क्या है कि 1000 रुपये महीने देंगे, आ गए सत्ता में तो 2100 या 2500 भी कर देंगे। क्या उसी के सहारे इन सब चीज़ों को, शराब घोटाले को, शीश महल को, तमाम जेल को, तमाम बेल को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं क्या विनोद जी? देखिए लाल जी, एक तो आप दिल्ली के नागरिक हैं तो ये सारे फायदे आप खुद उठाते रहे होंगे और उठाने के लिए जो वादे किए हैं तो मेरा बिजली बिल भी आता है, पानी का भी बिल आता है, और मैं तो कहता हूँ बिजली बिल आती भी है और बिजली बिल आती भी और कई घंटे बिजली कट भी जाती है, ये भी बात तो ठीक है। लेकिन वो फायदे आप भी उठाते होंगे, लेकिन अगर नहीं उठाते होंगे तो केजरीवाल का ये ताज़ा जो नया अनाउंसमेंट है तो हो सकता है उसमें ऐसे आपको भी लग रहा है कुछ फ़ायदा मिल जाए। लेकिन दिल्ली मॉडल के इस पॉलिटिक्स को हिंदुस्तान क्यों याद करे, केजरीवाल के इस पॉलिटिक्स को हिंदुस्तान क्यों याद करे और देश क्यों याद करे, एक बड़ा सवाल है। आज आप ये देखिए कि अनुराग ठाकुर जी और दिल्ली प्रदेश के जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने जो एक चार्जशीट लेके आए हैं, मान सकते हैं कि ये आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष और विपक्ष में चलता रहता है जी। लेकिन हमको आप गौर कीजिए संदीप दीक्षित के उस बयान पे कि जब वो कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने आपको ऑफिस जाने, फाइलों पे सिग्नेचर करने से भी रोक रखा है, आप बेल पे हैं, आप जनता के बीच में आज जो केजरीवाल की जो शुरुआत की है नारी सम्मान का, महिला सम्मान योजना का, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से शुरू किए हैं, नई दिल्ली के किदवई नगर है। और आप देखिए कि जिन परिवारों में वो ये रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, क्या वाकई में उनको दरकार है ये महिला सम्मान का 1000 रुपये का? क्या आपको दरकार है 1000 रुपये का जो महीने का आपके परिवार को मिले? तो सवाल ये है कि ये जो फ्रीबी पॉलिटिक्स है वो इंडिया में जो एक सोशल, आप ये कह सकते हैं कि सोशल जस्टिस कभी माना गया था, गरीबों के उत्थान के लिए सोशल वेलफेयर स्कीम थी, उसके साथ एक बड़ा मजाक है। बिल्कुल। और मजाक इसलिए भी है कि पूरे इलेक्शन मॉडल को आप एक तरह से ऐसे बना दिए हैं कि देश के संसाधन का, टैक्स पेयर के पैसे का आप किस तरह का बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं कि दिल्ली
अभी आप ये देखिए अक्टूबर नवंबर के दार बाद में 1200 AQI में पहुंचा है जी, जो पूरे दुनिया के किसी सिटी में इस तरह का प्रदूषित शहर कोई नहीं होगा आज की तारीख में। जो दिल्ली पहुंची है, जिस दिल्ली के लिए केजरीवाल लंदन बनाने की बात कह रहे थे, दावे कह रहे थे, यमुना जी की हालत देखिए कि छठ के इतने सारे पूर्वांचल के लोग हैं, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाए उसमें कदम रखने का, और केजरीवाल स्नान कर रहे थे। बिल्कुल। तो इतने सारे जो पॉलिटिकल में आप इसको फ्रॉड कह सकते हैं कि इतने फ्रॉड होने के बाद भी अगर आप उसी कॉन्फिडेंस से महिलाओं के साथ खड़े होकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो क्या दिल्ली में कोई पूछने वाला नहीं है कि भैया पिछला क्या हुआ जो अगले की बात कह रहे हो? तो इन सब सारी चीजों में आप कह सकते हैं कि दिल्ली मॉडल का जो पॉलिटिक्स है वो एक तरह से मजाक बन गया है हिंदुस्तान में। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन ये गंभीर सवाल हैं और मैं आमतौर पर डिस्कशन में ना पहले विपक्ष को मौका देता हूं और फिर सत्ता पक्ष को। आज विपक्ष में यासिर जिलानी जी हैं, तो आज पहले यासिर जिलानी जी का नंबर, परविंदर सर का बाद में नंबर। यासिर जिलानी जी, पूरा सिलसिलेवार आपने डॉक्यूमेंट कर दिया है क्या कि दिल्ली जो है, ये देखिए डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं आप लोग, कैमरे पर देख सकते हैं, यही वो चार्जशीट है जो बीजेपी ने आज जारी की है। यासिर जिलानी जी पहले बताइए जरा, कौन, एक तो सबसे पहले कितनी चार्ज आपने लगाए हैं और 5 बड़े बड़े चार्ज जरा बताइए, फिर परविंदर सर के पास में चलता हूँ। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। हाँ। अभी हमारे वरिष्ठ जो प्रवक्ता हैं बैठे हुए, वो जो राजनीतिक चरित्र है दिल्ली की उसको बता रहे थे। राजनीतिक चरित्र दिल्ली का ये रहा ही नहीं जिसमें झूठ हो, फरेब हो, झांसा हो, क्योंकि हम लोगों ने मदनलाल खुराना का वक्त देखा, उसके बाद साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, और फिर 15 साल लगातार शीला दीक्षित का। उसमें ये तीनों अल्फाज कहीं दूर दूर तक कोई मायने नहीं रख रहे थे। जो लोग थे, जो जनता है, जो वोट दे के सत्ता पे बिठा रही थी, उनकी जो आकांक्षाएं थी वो पूरी हो रही थी, उनमें वो लोग खुश थे। जब से ये 11 साल पहले ये लोग आते हैं आंदोलन के माध्यम से, और जिसके साथ आंदोलन किया वहीं से झूठ, फरेब और झांसे की शुरुआत हुई। सबसे पहले अपने गुरु अन्ना को इन्होंने धोखा दिया, फिर अपने तमाम पुराने साथियों को धोखा देते हुए दिल्ली की सत्ता पे काबिज हुए, और वही चरित्र वो नीचे तक रख रहे। अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जो पहले आपने वायदे किए थे, जिस शुचिता और नैतिकता के आधार पे आपने कहा था कि दिल्ली को पेरिस बना देंगे, दिल्ली में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, दिल्ली में 24 घंटे बिजली देंगे। आजकल एक टेलीफोन आपको जरूर, आपको भी बचता होगा, हाँ मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं, बिजली तो बहुत अच्छी आ रही है ना आपके पास। और इनसे पूछ लीजिए कि जहां बारिश के दौरान जहां तालाब नहीं है, नदी नहीं है, वहां मौतें हो जाती हैं 15 मिनट के बारिश में। ये बड़ा इल्जाम है। मुझे भी इस तरह की कॉल आई तो मुझे लगा सच में केजरीवाल जी फोन कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं सर, यहाँ कई घंटे कटती है, लेकिन वो खुद ही अपनी बोले जा रहे थे, मेरी उन्होंने कुछ सुनी ही नहीं, अपनी तरफ से ही बोले जा रहे थे। वो भी एक बहुत बड़ा झांसा और धोखा है आम जन के साथ। वो कोई भी सुनता है तो लगता है कि अच्छा ये अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, गुस्सा निकालना है, लेकिन वो कंप्यूटराइज है, तो वो गुस्सा भी आप सही से नहीं निकाल सकते। ये सारी की सारी चार्जशीट में हमने जो इनके ऊपर चार्ज लगाए हैं, जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, और इन्होंने जो धोखा दिया है। देखिए, इन्होंने जल की बात करी कि हम हर घर में, हर नल में जल देंगे। ठीक है। कहीं भी इन्होंने जल पहुंचाने में, लुटियंस के अंदर भी आपको बदबूदार पानी और टैंकर से पानी आ रहा है, और टैंकर से पानी आने का मतलब है कि स्वच्छ जल हो ही नहीं सकता। आप जब लुटियंस को ठीक नहीं कर पाए तो आप डाउनटाउन जो इलाके हैं वहां तो बद से बदतर हालत है। ठीक है, मैं यासिर भाई आपके पास आता हूं। परविंदर सेठी सर, जो पूरी लिस्ट लेकर के आए हैं, और एक बात जो विनोद जी कह रहे थे परविंदर सर, मान लीजिए जिनको फ्री बिजली और फ्री पानी का थोड़ा सा लाभ मिल भी रहा है, मान लीजिए कि 0 बिल आ रहा है, सवाल यह है कि जब इतना ये QI रहेगा तो वो तो बेचारा इलाज में उससे कई गुना ज्यादा पैसा उसको खर्च करना पड़ जाएगा। ये कौन सा पेरिस और लंदन बना है परविंदर सर, जिसमें ये कहते हैं ना कि भाई जितना फायदा नहीं होगा उतना, उससे ज्यादा तो लोगों का नुकसान हो जाएगा। अगर आप थोड़े बहुत बिल माफ करते हैं मान लीजिए, तो पता चला कि उसके इलाज में, उसके स्वास्थ्य को लेकर के ही इतना खर्च आ गया इस पॉल्यूशन की वजह से कि वो बेचारा करेगा क्या, चाहे अमीर रहे या गरीब, सबकी बात कर रहा हूं। परविंदर सर, ये पूरी चार्जशीट लेकर आए हैं, क्या काउंटर रहेगा? मुझे बड़े मतलब मैं क्या बताऊं, मैं बड़ा उस तरीके से मुझे हंसी भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी छटपटाहट
और बौखलाहट और घबराहट सामने नजर आ रही है, जिसके अंदर पूरा उसका तंत्र लगा हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने जो इनके 7 सांसद थे उसमें से 6 सांसद की टिकट काट दी। प्रवेश वर्मा जी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिया। दुनिया में लोगों की प्रमोशन होती है, उनकी डिमोशन हो रही है। एक सांसद विधानसभा लड़ेगा, विधानसभा हार जाएगा तो उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह के जो महिलाओं को समान अलग अलग प्रदेशों में दे रही है, जो सोशल सिक्योरिटी है, जो गरीब महिला है, जो इनकम टैक्स पे नहीं है, जो महिला जो नौकरी करती है उसके लिए ये स्कीम्स दिल्ली में सर इस तरह की बात रखी जाएगी क्या कि इनकम टैक्स नहीं देने वाली महिला को दिया जाएगा? बिल्कुल सर, जो गरीब महिला है, जो नॉन वर्किंग महिलाएं हैं, ये जो स्कीम है उन लोगों के लिए है जिनको लेकिन सर थोड़ा सा सबमिशन, मैंने अरविंद केजरीवाल को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना था, उन्होंने कहा था जो महिलाएं काम पर जाती हैं उनको भी देंगे। नहीं देखिए, अभी इसको जिस तरह पंजाब के अंदर हुआ है या बाकी जगहों पे हुआ है, उसके अंदर एक प्रावधान है कि अगर आप इनकम टैक्स पे नहीं है तो आपको स्कीम मिलेगी। ये इसको अभी क्लैरिफाई, मैंने भी इस तरह की बात अच्छा, यानी अभी तस्वीर साफ नहीं है। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ये उन महिलाओं के लिए जो इनकम टैक्स पे ही नहीं है, जो महिला वर्किंग है उसके लिए नहीं है। ये जो गरीब महिलाएं हैं, जो बेरोजगार हैं, जो घर में रहने वाली हाउसवाइफ्स हैं, और जो पानी की स्कीम है, जो बिजली की स्कीम है, वो भी पिछड़े हुए लोगों को, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए, जो गरीब व्यक्ति है, क्योंकि वो 200 यूनिट का उसके अंदर स्लैब है, क्योंकि 200 यूनिट, मेरे घर में तो 200 यूनिट नहीं चलता, जिसके घर में भी फ्रिज होगा। कुछ लोगों ने तो इसका भी तोड़ निकाल रखा है, कुछ लोगों ने उसी कई मीटर लगवा करके सब जगह पर 200 यूनिट कर दिया और उसका लाभ उठा रहे हैं, जबकि वो गरीब नहीं है, साधनहीन नहीं है वो। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आप एक प्रोमाइसेस में एक ही मीटर लग सकता है, उसके ज्यादा, क्योंकि बिजली पहले तरह सरकारी नहीं है कि घपला है, ये प्राइवेटाइज है। प्राइवेट लोग बड़े अपने पैसे के लिए बहुत ज्यादा वो है, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, और उसके बाद उन कंपनियों के ऐसे एग्रीमेंट जो सरकार आपके पास करे थे, लौटता हूं, खत्म नहीं कर पाए। आपने एक सवाल उठाया था, उस पर यासिर जिलानी जी का एक काउंटर जरूर लूंगा। देखिए, ये यासिर जिलानी जी, उनके उस बात का जरूर आप ये जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी तो कई राज्यों में महिलाओं के लिए इस तरह का, लेकिन जो इनके वादे थे महिला सुरक्षा के लिए, जो इनके अभी तक खोखले साबित हुए हैं, उसमें निर्भया फंड का उपयोग क्यों नहीं किया, ये पूछिए परविंदर सिंह से। गर्भवती महिलाओं के लिए 6,000 रुपए के वितरण का इन्होंने एक कार्यक्रम रखा था, वो कहां खो गया, किस जगह उन्होंने छोड़ दिया, सेक्रेटरिएट में छोड़ के आ गए या वो जेल में छोड़ के आ गए। इनके घोषणा पत्र में था 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करेंगे, जिसमें महिलाओं से लेके जो चीजें थी उसमें तेजी लाएंगे, वो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने, और ये क्या बात करेंगे जब इनके मुख्यमंत्री के घर में इनके निजी सचिव विभव कुमार इनकी महिला सांसद के साथ अभद्रता के नाम पे मारपीट करते हैं, उसके बाद ये महिला सुरक्षा की बात करने लायक बचते नहीं है, और ये पंजाब की बात करते हैं। मैं चैलेंज देता हूं इनको, अरविंद केजरीवाल, आतिशी, कि पंजाब में जो इन्होंने कार्यक्रम लागू किया, एक महिलाओं को भी अगर 1 रुपया भी मिला हो तो बात करें, हम लोग राजनीतिक से अपने आप को अलग कर लेंगे। ये लोग झूठ बोलते हैं। ये देखिए, सुबह झूठ, शाम झूठ, सरेआम झूठ। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तमाम जो गैंग है उसकी पहचान झूठ। सुबह झूठ बोलना है, शाम को झूठ बोलना। अभी भी जो वादे ये कर रहे हैं, जो ये फॉर्म अभी भर रहे हैं, अपने ही विधानसभा में शुरुआत करिए, उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो सिर्फ झांसा दे रहे हैं। परविंदर जी साफ कह रहे हैं कि अभी उसमें बहुत कंफ्यूजन है, पूरी तस्वीर साफ नहीं है। परविंदर जी को जानकारी नहीं है, उन्होंने कहा बड़ी बातें कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि भाई अभी तस्वीर साफ नहीं, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। आप बताइए, जब उनका प्रवक्ता ही कंफ्यूजन में है तो आप सोचिए नेता क्या करेगा। नहीं, मैंने ये कहा कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरी नॉलेज है, उसके हिसाब से
उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो नॉन वर्किंग है। अच्छा। लेकिन आप इस बात को समझिए ना कि ये भारतीय जनता पार्टी की पूरा तंत्र लगा हुआ है दिल्ली के ऊपर, क्योंकि उन्हें पता है वो तो विपक्ष में है तो वो तो तंत्र लगाएंगे ही सर। वो विपक्ष में है तो वो तो तंत्र लगाना उनका तंत्र। स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो ठीक था, वो कह देंगे स्वाति मालीवाल आपके साथ जो कृत्य करा, स्वाति मालीवाल को भी आपका मोहरा कह देंगे कि आपका मोहरा है। नहीं मोहरा, आप उनके घर में वो पिट रही है। सोमनाथ भारती अपने पत्नी के साथ ठीक है, मुझे बदतमीजी अपने मैं घर में कर रहे आप हैं। दोनों के पास लौटता हूं। विनोद जी को मुझे चर्चा में लाने दीजिए। विनोद जी, ऐसे में जब इस तरह के वादे किए जाते हैं तो ये तो देखा जाएगा ना कि पंजाब में क्या हुआ, वादे, उन वादों का क्या हुआ, वादा तेरा वादा जो कहते हैं कि वो वादे का पंजाब में क्या हुआ। दिल्ली से पंजाब बहुत ज्यादा दूर है नहीं, तो दिल्ली की महिलाएं ये देखेंगी कि पंजाब में उस वादे का क्या हुआ। और ऐसे में ये जो योजना है जिसको एक ट्रम्प कार्ड की तरह अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि चुनाव में ये योजना एक बड़ा मुद्दा बनेगा? क्योंकि अभी जब महिलाओं को पैसे देने की बात आई तो यासिर भाई ने महिलाओं के लिए 5 काम जो नहीं हुए हैं वो गिना दिए, महिलाओं के लिए ही। देखिए लाल जी, केजरीवाल इस योजना में को एक तरह से कॉपी कर रहे हैं या उनका वो कॉन्फिडेंस हिल गया है इस बार। तो इस चुनाव में परविंदर जी भी हमारे पुराने सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, मैं काफ़ी इज्जत करता हूं उनका। वो इस चीज़ को बेहतर जानते हैं। आम आदमी पार्टी के भले ही समर्थक हों लेकिन पत्रकार भी हैं, इसलिए उनको थोड़ा संकोच तो होता है कि कितने निर्लजता की बात कर रहे हैं कि हम सबको देंगे, सब करेंगे। एनीवे, इस पिछले इलेक्शन में उन्होंने देखा है जब से कि शिवराज सिंह चौहान का जो लाडली बहन योजना है, वो लाडली बहन योजना के बारे में उनको अपना एक रिसर्च कराया होगा, जो उन्होंने माना कि ये महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली बहन योजना काफ़ी कामयाब योजना है। इसे महाराष्ट्र में अभी किया गया इस्तेमाल, तो महाराष्ट्र में भी काफ़ी अच्छा समर्थन मिला है। इसी योजना को आप झारखंड में देखिए तो वहाँ माई बहन योजना, माई योजना शुरू किया हेमंत सोरेन ने ठीक इलेक्शन से पहले। उनकी भी कामयाबी में इस माई बहन योजना का भी काफ़ी एक माना जाता है कि वो भी एक फैक्टर रहा होगा। तो केजरीवाल जी ये इस योजना का नारी सम्मान, जो महिला सम्मान योजना जो है, वो उनको अपने आखिरी तुरुप का पत्ता मान रहे हैं। लेकिन जिलानी साहब जो अभी बोल रहे थे, जो आरोप पत्र लेके आए हैं, तो उनके लिए पहला सवाल ये है कि भैया ये तो आप पंजाब में आजमाए, पंजाब में आप कितने लोगों को दिए? अगर पंजाब में आपने झूठ बोला है तो सीधी बात है कि आप दिल्ली में वही शॉर्टकट की राजनीति करते हैं जिससे अभी पंजाब शॉर्ट सर्किट हो गया है। शॉर्ट सर्किट इन फ्रीबी के कारण इस देश ने देखा है कि कैसे हिमाचल प्रदेश, कैसे पंजाब, कैसे कर्नाटक, कैसे तेलंगाना, इन सारे स्टेट में जो ये शॉर्टकट की राजनीति की शॉर्ट सर्किट हुई है, उसका आप ये देख लें कि सारे के सारे दिल्ली के बजट में कभी भी आप ये नहीं देखे होंगे कि इस बजट में ये घाटे का बजट कभी भी, चाहे वो कांग्रेस की रीजन की सरकार हो या बीजेपी की सरकार रही हो। ये पहली बार है कि केजरीवाल के सरकार में कि आप ये देखिए कि दिल्ली के बजट में जो घाटे का बजट रखा गया है 10,000 करोड़ रुपए तो का डिमांड भी किया था। ये कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीटी है, कैपिटल का है देश की, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाले स्टेट में आप टैक्स पेयर के पैसे को कैसे लूट मचा रखा है और उस लूट की कैसे आपने छूट रखी है। तो ये सारे करप्शन के चार्जेस जो आप पे लग रहे हैं, क्या आप इसके एक भी केस में आपने कोर्ट में ये साबित कर पाया कि ये केस झूठ है? आप सारे लोग अभी बेल पे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल जो खेल इन्होंने पंजाब में किया है, और आज आपने देखिए कि पंजाब की हालत क्या है। लॉ एंड ऑर्डर, आप कह रहे हैं दिल्ली में हमारे पास पुलिस नहीं है तो हम दिल्ली को दिखा देते, और आप सीधे हर बात में लॉ एंड ऑर्डर के लिए या आप होम मिनिस्ट्री को रिस्पॉन्सिबल खड़ा करते हैं। भाई पंजाब एक पूरा संप्रभु स्टेट है, आपकी वहां सरकार है, मॉडल बनाया आपने, क्या किया उस पंजाब में? उस पंजाब में टारगेट किलिंग अभी पूरे देश में सबसे ज्यादा टारगेट किलिंग पंजाब में हुई है। आपके सबसे ज्यादा जो वहां पे आप देखिए कि ये जो अटैक हो रहे हैं, एक महीने में आप सोचिए 8 ग्रेनेड हमला हुआ है थाने पे, चौकियों पे,
कहाँ है पंजाब में लॉ जिसके एंड आरोपी ऑर्डर? को आज मुठभेड़ में तो मारा गया। आप ये देखिए कि एक सेंसिटिविटी थी, तो वही कैप्टन अमरिंदर सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उस पंजाब में क्यों नहीं इस तरह की घटना थी? जब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह भी बात कह रहे थे, सोनिया गांधी को कहा था कि आप जब चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था कि आप गलती कर रहे हैं, बॉर्डर स्टेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो खिलवाड़ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल कर रहे हैं, जो पंजाब के ताने बाने को बिगाड़ रहे हैं। ये वोट की सियासत में और सत्ता की सियासत में ये कोई भी नेशनल इंटीग्रिटी और नेशनल सोवरेनिटी के कभी भी ये कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। ठीक, परविंदर जी इस बार हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है ना, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा रही है। करिए हमारे पास कुछ है नहीं जी, नहीं तो हम बहुत कुछ कर दिखाते। तो ये सवाल जो अभी विनोद जी कह रहे थे कि उसमें तो बात आएगी कि जहां पर आपके पास है वहां आपने तो बेहतर बनाने के बजाय और बदतर कर दिया है पंजाब में। तो ये लॉ एंड ऑर्डर को क्या इस बार अरविंद केजरीवाल बाकी सारे, जैसे ये फ्रीबी की हमने बात कही ना कि नेक्स्ट लेवल फ्रीबी है ये महिलाओं को रुपए, लेकिन इसके जरिए और कानून व्यवस्था के जरिए क्या ये तमाम चीज़ें जो दिल्ली की समस्या रही हैं, लोगों ने कूड़े का पहाड़ देखा है, लोगों ने गंदा पानी देखा है, लोगों ने बिजली की जो है वो कट देखा है, पावर कट देखा है, लोगों को तमाम तरह की चीज़ें वो याद हैं कि कैसे जो जहाँ जहाँ कूड़े के ढेर नहीं लगते थे वहाँ भी आज कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी फैली हुई है। जबकि एमसीडी में भी केजरीवाल का नारा था, एमसीडी में आ गए, उसके बाद ये हाल। तो क्या इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए दो चीजों को आम आदमी पार्टी हथियार बना रही है, एक लॉ एंड ऑर्डर को और दूसरा नेक्स्ट लेवल फ्रीबी जो है? नहीं देखिए, अगर आप इस तरह से देखेंगे ना कि दिल्ली एक यूनिट टेरिटरी है, पंजाब की अलग समस्याएं, मध्य प्रदेश की अलग समस्याएं, यूपी की अलग समस्याएं। पंजाब शुरू से पंजाब ने एक संताप झेला है, चाहे वो टेररिज्म का संताप रहा हो, उसके बाद ये एक बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट के साथ ड्रोन के जरिए ड्रग्स का एक बड़ा मामला है, उसके बाद हथियारों का बड़ा मामला है। इन सब चीजों को टैकल कर रही है। उसके अंदर वहां पे बॉर्डर के थ्रू ये चीजें आती हैं, चाहे ड्रग्स हो, चाहे वहां से घुसपैठ हो, चाहे हथियार हो, और जो बॉर्डर है वो सेंटर के अधीन है। उसमें इसमें बड़ी सारी जो स्टेट और सेंटर की कोऑर्डिनेशन की बड़ी आवश्यकता है पंजाब स्टेट के लिए। पंजाब को एक राजनीति का मुद्दा ना बनाया जाए। पंजाब एक बड़ा सेंसिटिव जो बॉर्डर स्टेट है, जिसमें ड्रग्स का मामला हो, चाहे हथियारों का मामला हो, चाहे घुसपैठ का मामला हो, उसमें आम आदमी की सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। लेकिन बहुत सारा बॉर्डर का जो इलाका है वो सेंटर के अधीन है। उसके अंदर आप इंटेलिजेंस एजेंसियों का जो चाहे घुसपैठ का मामला हो, चाहे उसके अंदर सेंटर का बहुत बड़ा रोल फिर भी कानून व्यवस्था तो सर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ना पंजाब में, ये भी तो है। यासिर भाई इस बात का जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के तमाम पीछे के जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं या जितनी भी आप देख लें इंटरव्यू वगैरह, उसमें उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर के और कि भाई गृह मंत्रालय के अधीन है, मेरे हाथ में कुछ है नहीं, महिलाओं की सुरक्षा से उसको जोड़ा। तो इसको कैसे आप काउंटर करेंगे आम आदमी पार्टी की? पंजाब की बात कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर तो वहां भी पुलिस के पास है, वो सीधे बॉर्डर की बात कर रहे हैं। जो गुंडागर्दी, जो हत्याएं, जो वहां व्यापारियों के साथ लूटमार मची हुई है, एक्सटॉर्शन चल रहा है, और ड्रग्स का धंधा अभी पंजाब में बिल्कुल उड़ता हुआ पंजाब जिसको कहा गया है, वो चरितार्थ जमीन पे हो रहा है। उसके लिए किसी तरह की कोई रणनीति नहीं है भगवंत मान की सरकार की, और आप पंजाब को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 2 साल से जो पंजाब के हालात बिगड़े वो पूरे भारत के लोग देख रहे हैं। दिल्ली में एक चीज का ये बार बार रोना रोते हैं कि हमारे पास पुलिस नहीं है। हाँ। लेकिन मोरल पुलिस आप हैं कि नहीं, आप सत्ता चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। समाज के अंदर, घर के अंदर अगर कोई इस तरह के अपराध हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपके पास एक बार 62 एमएलए, एक बार 63-67 एमएलए रहे हैं, क्या जानकारी नहीं रखते? देखिए, दिल्ली पुलिस या हमारे सरकार की किसी राज्य की जो पुलिस है, उसने अपराधियों के लिए एक समय तय कर रखा है और उस समय में उनको निश्चिंत निपटाती है। जो लोग भी जिस तरह के अपराध में अब तक शामिल रहे हैं उनको सजा दी गई है और कड़ी सजा देने के लिए सरकार जानी जाती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, और ये जिस प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां जहां अभी
कहा है कि आप कर्नाटका की देख लीजिए, इन्होंने इसको आप हिमाचल की बात महिलाओं की सुरक्षा से जोड़ दिया ना इस बार नहीं, महिला सुरक्षा की बात करने वाले जब आपके घर में महिला सुरक्षित नहीं है तो मुझे लगता है कि आप बेईमानी कर रहे हैं। आप वही झूठ और झांसा दे रहे हैं जो आप अपनी राजनीतिक चरित्र को बार बार जमीन पे लाते हैं। हमने अपना कर्तव्य माना है, इसीलिए तो दिल्ली की जनता से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब बदलाव की जरूरत है, अब बदलिए, अब भाजपा की सरकार बनाइए। ठीक है, कड़ाके की ठंड में ये चार्जशीट जारी करके आपने राजनीतिक तापमान तो काफी बढ़ा दिया है, सियासी पारा बिल्कुल बढ़ा दिया है। अब देखना है कि ये दोनों पार्टियां, और दोनों पार्टियां क्या, इस बार तो कांग्रेस भी ताल ठोक रही है, कांग्रेस भी लगातार हमले कर रही है। दिल्ली की राजनीति बड़ी दिलचस्प होने वाली है, हम लगातार चर्चा करते रहेंगे और कुछ ना कुछ मुद्दे दिल्ली की राजनीति से जुड़ी लेकर आते रहेंगे। फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, यासिर भाई आने के लिए, जुड़ने के लिए, परविंदर सर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि संभल में जब लगातार सच्चाई की परतें खुल रही हैं तो दिक्कत किनको हो रही है, परेशानी कौन महसूस कर रहे हैं, क्यों महसूस कर रहे हैं, इसी पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। देश की उन्नति जिनके हाथों लिखी जा रही, जिनके कठिन परिश्रम से फसलें लहलहा रही, उन किसानों को कृतज्ञ भारत करता है नमन। विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार हमारे किसान है। पीएम किसान योजना के तहत 3.46 लाख करोड़ रुपए, फसल बीमा योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए, MSP हेतु 2 लाख करोड़ रुपए, कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को सरकार द्वारा आवंटित किए गए हैं। देश राष्ट्रीय किसान दिवस मना रहा है और भारत सरकार कृषि एवं किसानों के उत्थान के लिए निरंतर अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रही है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब बारी है संभल की। संभल में लगातार सच्चाई की परत खुल रही है, लेकिन परेशानी महसूस कर रहे हैं कुछ लोग। उत्तर प्रदेश के संभल में लगातार सच्चाई आ रही है सामने। चंदौसी में खुदाई के दौरान मिली बावड़ी का काम आज भी जारी है। दरअसल लक्ष्मणगंज में बावड़ी वाले कुएं के नाम से प्रसिद्ध स्थान पर प्रशासन ने खुदाई कराई थी, तो खुदाई के दौरान प्रशासन को नीचे 4 कमरे नुमा स्थान मिला है। ये बताया जा रहा है कि ये बावड़ी तो लगभग 125 से लेकर 150 साल पुरानी है। बावड़ी को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि इसका निर्माण 1857 में हुआ था, और 1857 को याद कीजिए, यही वो साल है जब अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई छेड़ी गई थी। संभल के जिलाधिकारी के मुताबिक ये 400 वर्ग मीटर एरिया और बावड़ी तालाब के तौर पर दर्ज है रिकॉर्ड में। राजस्व विभाग के लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर यह सारी खुदाई की कार्रवाई हो रही है। ऐतिहासिक धरोहरों के साथ संभल की पहचान सामने आ रही है, लेकिन सियासत जारी है। खुदाई पर अखिलेश यादव और कांग्रेस ने सरकार को घेरा है, उठाए हैं गंभीर सवाल। लेकिन यहां पर तो सवाल यह है कि कुछ लोगों को क्यों है सच्चाई सामने आने से इतनी दिक्कत। संभल में दरअसल जिस स्थान पर यह प्राचीन बावड़ी मिली है वो संपत्ति सुरेंद्र वाला के नाम है। तो उनकी पोती शिप्रा गौड़ इस मामले में क्या कह रही हैं, आइए पहले देख लेते हैं। ये एक तरीके से खेत था हमारा, और यहाँ पे फार्मिंग होती थी चारों तरफ। ये बावड़ी कुआं था, कुएं के अंदर रूम्स बने हुए थे। उसमें ये लोग आते थे, पापा लोग, जैसे खेती बाड़ी हो रही है तो सब लोग मतलब फार्मिंग वगैरह कैसे होती थी देखने के लिए यहाँ रेस्ट करने बैठ जाते थे। फिर अनेजा जी हैं, उनको सेल की थी हमने विद खेत। हाँ नहीं, हमने बावड़ी सेल नहीं करी थी। हमारे संवाददाता निशांत राय जुड़ रहे हैं इस मामले पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, जिस तरह से संभल में आपके जरिए हमने देखा था कि क्या क्या वहां सच्चाई जो है ना, जो कहते हैं कि सच्चाई सीना चीर कर सामने आ जाती है, तो वो चीजें वहां पर आ रही हैं। अब जाकर ये बावड़ी भी, पहले आप शिव मंदिर दिखाए थे कि शिव मंदिर सामने आया, फिर अब ये
बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ये बावड़ी सामने आ रही है। 1857 से कनेक्शन इसका जोड़ा जा रहा है। ये बताइए कि क्या क्या चीज़ें प्रशासन की योजना में हैं मौजूदा कार्रवाई में, जिसमें कि आने वाले दिनों में संभल में और चीज़ें देखने को मिल सकती हैं? देखिए, सबसे पहले मैं इस जगह की लोकेशन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। दरअसल संभल जो क्षेत्र था जहां पे प्राचीन शिव मंदिर मिला, जो दीपा सराय है और जहां पर ये बावड़ी मिली है, दोनों में अगर फर्क देखा जाए तो लगभग 25 किलोमीटर से ज्यादा है। आप समझ सकते हैं कि ये चंदौसी में खुदाई चल रही है, उधर संभल में अगर हम देखें तो संभल में प्राचीन शिव मंदिर मिला। इतने बड़े डिस्टेंस के बावजूद इतनी सारी ऐतिहासिक धरोहर जो है वो संभल में छुपी हुई है, जिनको अब निकालने का काम प्रशासन कर रहा है। और पहले दिन जब मेरी वहां के डीएम साहब से मुलाकात हुई थी तो मेरा यही सवाल था कि संभल में कब तक ये पूरा अभियान चलेगा। तो उन्होंने कहा था जब तक संभल पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त नहीं होता तब तक हम इस अभियान को चलाएंगे। इस अभियान के दौरान एक तो हमने देखा है कि संभल को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई चल रही है, तो दूसरी तरफ संभल की जो पुरातन ऐतिहासिक धरोहर है वो निकल कर आ रही है। आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी बावड़ी जिसमें 4 कमरों का दिख जाना ये दिखलाता है कि चीजें किस तरीके से छुपाई गई। और संभल में जिस तेजी के साथ प्रशासन फिलहाल एक्टिव नजर आ रहा है, हो सकता है और भी कई सारी ऐतिहासिक चीजें मिले। और संभल का पौराणिक महत्व लगातार हर कोई कह रहा है कि किसी से छुपाने हुआ नहीं है। हमारी अगर हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं की बात की जाए तो यहाँ पर भगवान कल्कि के अवतार में आएंगे और ऐसे में संभल, मथुरा और काशी की तरह ही ऐतिहासिक है, इसमें दो राय नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं तो इंतजार करना होगा। प्रशासन की कार्रवाई अभी ये लंबी चलने वाली है क्योंकि अभी संभल में खुदाई चल रही थी, अब फिर अब चंदौसी में देखने को मिल रही है और बेजई जहां पर वहां प्रशासनिक अमला जहां पर रहता है वहां पर भी अभी धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ेंगी। तो संभल में कहा जा सकता है कि अभी बहुत सारी ऐसी परतें खुलनी है जिनका इंतजार सभी को है। और संभल एक अगर हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार देखें तो अब धीरे धीरे अपने पुराने और वास्तविक स्वरूप में दिखाई देने लगा है जब से ये मंदिर और इस तरीके की चीजें निकलनी शुरू हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा इस पर। ये सच सामने आने से कुछ लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। विनोद जी हमारे साथ, विनोद मिश्रा जी हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हुए हैं। विनोद जी, ये सच सामने आने से दिक्कत परेशानी क्यों भाई? कहा जाता है कि भाई सच तो सामने आना चाहिए, लेकिन संभल का जब सच सामने आ रहा है तो कुछ लोगों को परेशानी क्यों आ रही? उदित राज, इमरान प्रतापगढ़ी, उन सब की, अखिलेश यादव, उन लोगों को लग रहा है क्यों खुदाई कर रहे हो? क्या ये खुदाई से जो सच्चाई आ रही है उस सच्चाई से ही दिक्कत है क्या? जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखना है कि जो निशांत वहाँ पे काफ़ी दिन से हैं और काफ़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी सब उन्होंने दिया है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखना मुझे लगता है कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात आप करते हैं और आप एक तरह से इन सारे चीज़ों पे लोगों को खामोश कर देते हैं, यह जाने कि आखिर उस प्लेसेस का कैरेक्टर क्या है। संभल ने इस चीज को आज एक्सपोज किया है। जितनी भी मैंने रिपोर्ट देखी है निशांत की, मुझे ये बात मैं आपको कह सकता हूं कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये कैरेक्टर की बात जब आप करते हैं तो उस प्लेसेस के कैरेक्टर को भी देखना जरूरी होता है कि उस प्लेसेस की कैरेक्टर क्या रहे हैं। जी, आज आप संभल में देखिए कि हो क्या रहा है। एक मामूली सी सर्वे की बात थी, कोई खुदाई की बात नहीं थी, कहीं कुछ इस तरह के कोई चर्चा की बात नहीं थी, लेकिन वो जैसे ही वो सर्वे की बात हुई और सर्वे के बाद के साथ में जो इंक्रोचमेंट ड्राइव को के लिए जब यूपी सरकार ने शुरू किया और बिजली चोरी का, तो सबसे पहले वहां जब आपने देखा कि एक पुराना प्राचीन मंदिर जो है वो दीवारों में ढका हुआ था, ठीक मंदिर के 150 मीटर के आगे। तो अब ये सवाल है कि वो मंदिर का फिर से खुला, लगातार जो दंगे हुए तो वहाँ की आबादी जो हिंदू आबादी थी वो शिफ्ट कर गए थे, वहाँ से माइग्रेट कर गए थे। तो जाहिर सी बात है कि जब वो लोग आस्था के लोग ही नहीं रहे तो आस्था के मंदिर को कौन पूछता है। लेकिन क्या ये भारत के धरोहर है, ये भारत की संस्कृति है, सनातन की अपनी पूंजी है, क्या उसको भी इस सेकुलरिज्म में मिटा दिया जाए कि आप उसको ढक दीजिए? इतनी बड़ी बावड़ी जो 1857 के क्रांतिकारी लोगों ने इसका यूज किया है,
वो ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, उसको प्लॉटिंग करके उसे जो भू माफिया है वहां उसको बेच लेता है। वहां सारे जितने भी उसके आसपास के इलाके हैं सारे घर उसमें बन जाते हैं। तो सवाल है ये प्रशासन फिर था कहाँ इतने वर्षों में? बिल्कुल, ये लोग कहाँ थे जो पिछले सालों से वहां बिजली बिल नहीं, किसी के मीटर का कनेक्शन नहीं, बिजली बिल खुद सांसद नहीं दे रहे हैं, 1.5 करोड़ रुपया उन पे जुर्माना लगा है। ये क्या हो रहा है? क्या ये छूट जो लोग को मिली है क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम पे आप ये सारे चीजों को ढक देंगे? ठीक है, क्या इतिहास, परंपरा, संस्कृति, सनातन सबको आप ढक देंगे, सिर्फ आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कह देंगे? तो ये सनातन, ये जो सच है संभल का, ये संभल का सच काफी लोगों की सियासत को एक्सपोज किया है, एक्सपोज कर रहा है। और साथ में निशांत, हम ये देख रहे हैं कि सपा और कांग्रेस जो है वो तो बड़ी परेशान नजर आ रही है संभल में। वहां पर ग्राउंड जीरो पर भी आपको कुछ लोग परेशान नजर आए जिनके ऊपर आरोप, जो बर्क फैमिली है उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप हैं, क्या वो भी आपको वहां पर परेशान नजर आए निशांत? देखिए, जब संविधान से ऊपर उठकर किसी व्यक्ति की सत्ता चले और उसे एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी चुनौती दे दे तो परेशानी होनी स्वाभाविक है। दीपासराय मोहल्ले की अगर बात करें तो दीपासराय मोहल्ले में कुछ ऐसी स्थिति थी, कोई पुलिसकर्मी, किसी भी विभाग का कर्मचारी बिना सिक्योरिटी फोर्सेस के वहां पर नहीं जा सकता था। अब हम देख रहे हैं कि वहां पर एक कांस्टेबल भी जाके डंडे से सामने वाले को कह रहा है कि आप कानून का पालन कीजिए। तो परेशानी होनी स्वाभाविक है। और जैसा कि विनोद मिश्रा सर भी कह रहे थे कि केवल आप इसको धार्मिक चश्मे से मत देखिए। एक बावरी जहां पर क्रांतिकारियों ने जिसका प्रयोग किया, मतलब देश का इतिहास, कितना महत्वपूर्ण इतिहास छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप केवल धार्मिक नहीं बल्कि आप अपने इतिहास की धरोहरों को समाप्त कर रहे हैं केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते। और ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी मुल्क को खत्म करना ठीक है तो उसकी इतिहास और उसकी संस्कृति को खत्म कर दीजिए। और कहीं ना कहीं भारत में ये साजिश लंबे समय से चल रही है। उसी साजिश की तो परतें खुल रही है संभल में और पता नहीं कहां से और खुल सकती हैं अगर सही मायने में तहकीकात की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत राय जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।